हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एकेडमी चैनल। आई एम शिवम दवे। आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। एज ऑल ऑफ यू नो दैट द कॉनकेव मिरर is a part of the spherical mirror which has the reflecting surface as a curve inward and non-reflecting surface as a curve outward. कॉनकेव मिरर में उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस है, टोटल 6 केसेस आर अवेलेबल। तो पहले शुरुआत करते हैं उसके फर्स्ट केस से, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल एट द इंफिनिटी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर, एक प्रिंसिपल एक्सिस और एक पोल मौजूद है। पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट जो मेरा एग्जैक्टली इंफिनिटी पे कहीं पे होगा, वहां से एक इंसिडेंस रे आ रही है। वो इंसिडेंस रे कॉनकेव मिरर के सरफेस को टकराने के बाद एज पर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे हम एक और इंसिडेंस रे को कंसीडर कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट में से आ रही है। ऑब्जेक्ट में से आ रही ये इंसिडेंस रे अगेन कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराएगी। टकराने के बाद उसका भी रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो रे होगी, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक और पॉइंट को इंटरसेक्ट करके चली जाएगी। मतलब कि ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे अपने आप को इंटरसेक्ट करती है, इमेज हमें वहां पे मिलता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर we can understood the image is available exactly at the point which is known as a focus। मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो हमें इमेज हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे फोकस के पास मिलेगी। तो मतलब कि इमेज की पोजीशन फोकस पे होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो मतलब कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज आपको हमेशा फोकस पे मिलेगी और इमेज जो बनेगी यहाँ पे वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। बट कंपेरिजन टू इट्स ऑब्जेक्ट साइज, द साइज ऑफ द इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल विच इज कंसिडर एज हाईली डिमिनिश्ड, जो बहुत ही छोटी होगी। ये हमारा सबसे पहला केस है। अब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा सा लेके नजदीक लाएंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे। तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा नजदीक लेकर आए दोस्तों। कहाँ पे लाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे। तो मतलब कि हमारा जो दूसरा केस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी होगी। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देते हैं। दिस इज माई मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा पोल। अब ये मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी आगे है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे रहा हूं यहाँ पे ए बी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हम लोगों ने पहले समझ चुके हैं कि बहुत सारी इंसिडेंस रे निकलती है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ 2 रेस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंसिडेंस रे ऑब्जेक्ट में से निकलेगी जो कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो फोकस में से पास हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एक दूसरी इंसिडेंस रे को कंसीडर करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी कोई भी इंसिडेंस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ से वो आती है।
means that it will retrace the same path which it was coming. तो यहाँ पे दूसरी इंसिडेंस रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, और पास होने के बाद जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराएगी तो उसी पाथ को वो फिर से फॉलो करेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ ही होगा, उसी पाथ की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो दूसरी बार इसका रिफ्लेक्शन होता है उसी पाथ के अलोंग में, वो रिफ्लेक्टेड रे और पहली वाली रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे भी आपको इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। तो इमेज मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगी? इमेज मुझे मिलेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो मतलब कि यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज मुझे कहाँ पे मिल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज जो मिलेगी वो मुझे इन्वर्टेड मिलेगी, इसी वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट को ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, और ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो छोटी होगी, इट इज़ अ वेरी स्मॉल। हाँ, लेकिन कंपैरिजन किया जाए हमारे पहले केस के मुकाबले तो यहाँ पे इमेज की साइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, बट एक्चुअली इट इज़ अ स्मॉल। तो पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सी होगी। हमारी जो इमेज मिलेगी वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगी। हमारी जो इमेज की नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और हमारी साइज जो होगी इमेज की वो डिमिनिश्ड होगी। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा केस। अब इन्फिनिटी और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आ रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। So now my position of the object in the third case will be at the center of curvature. So here is my concave mirror, this one is my principal axis, this one is my pole, and this one is my object. Object name is given as AB. Now what I am considering over here कि एक इंसिडेंस रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कॉनकेव मिरर के सरफेस के साथ टकराएगी। टकराने के बाद एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो मेरी रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से पास हो जाएगी। नाउ आई एम कंसिडरिंग अनदर इंसिडेंस रे जो मेरी इंसिडेंस रे फोकस में से निकलेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए याद रखा था, वैसे दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कोई इंसिडेंस रे फोकस में से निकलती है और कॉनकेव मिरर के सरफेस के साथ टकराती है, तो टकराने के बाद उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे बनती है वो रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही बनती है। सो एज यू सी इन द फिगर, द सेकंड इंसिडेंस रे इज पास फ्रॉम द फोकस। नाउ आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे will become parallel to the principal axis. अब पहली बारी रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी बारी रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमें इमेज मिलेगी। सो द इमेज विल बी अवेलेबल हियर विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आप फिगर में देख पा रहे हो, जिसको हम ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कि जब भी हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इमेज हमेशा हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी, बट द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज विल बी द सेम साइज। तो अगर आप धीरे धीरे देखो तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज की साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले केस में हमारा इमेज थी वो हाईली डिमिनिश्ड थी, दूसरे केस में इमेज डिमिनिश्ड थी लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी हुई, तीसरे केस में सेम साइज पे हमारी इमेज मौजूद है। सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज ऑब्वियसली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज की साइज विल बी द सेम साइज। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दोस्तों और आगे ला रहे हैं। इस वक्त हमारी
पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, जबकि अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाएंगे। तो कहाँ पे लाएंगे दोस्तों? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। तो वो हमारा फोर्थ केस होगा। तो नए केस में हमारी पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा पोल। अब ये मेरी जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को मैं ए और बी से रिप्रेजेंट करूंगा। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट में से एक इंसिडेंस रे निकलेगी ऑब्वियसली विच इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो इंसिडेंस रे कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराएगी। एज पर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो फोकस में से निकल जाएगी। अब दूसरी जो हमारी इंसिडेंस रे होगी वो फोकस में से पास होगी। एज पर द रूल्स वी नो दैट कि जब भी कोई इंसिडेंस रे फोकस में से निकलती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे बनती है वो पैरेलल हो जाती है। सो द सेम थिंग विल हैपन हियर। सो वेयर द बोथ द रिफ्लेक्टेड रे, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें इमेज मिलेगी। और यहाँ पे इमेज जो हमें मिलती है दोस्तों वो मिलेगी हमें बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, जिसको हम लोग ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। तो जब भी हमारी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज जो मिलेगी हमें वो बियॉन्ड सी मिलेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी। यहाँ पे भी जो इमेज मिल रही है हमें वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है, और जो भी इमेज हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलती है उसको हम रियल और इन्वर्टेड इमेज के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो इमेज हमें बनेगी वो कैसी बनेगी दोस्तों? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जो होगी ऑब्जेक्ट की वो बड़ी होगी। पिछले केस में सेम साइज की थी हमारी इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट थी वैसे ही सेम साइज था। अब हमारे ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारी इमेज की जो साइज होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। सो दैट मीन इट इज एनलार्ज। So the position of the object will be available between center of curvature and focus. Image is obviously beyond the center of curvature. Nature of the image will be real and inverted, and the size of the image will be the enlarged. अब यहाँ पे हम फिफ्थ केस की ओर जा रहे हैं। अब हमारा पांचवा केस होगा तो आप समझ ही जाओगे कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लाइटली पोल की तरफ मूव कर रहा है। अगर फोर्थ केस में हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो अब उससे आगे का जो नया पड़ाव होगा हमारा वो होगा फोकस। तो मतलब कि नेक्स्ट केस में हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? यस, फोकस के ऊपर। तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल। अब मेरी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ए बी नाम दे रहे हैं वो कहाँ पे मौजूद होगी? यस, फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंस रे निकलेगी, फर्स्ट इंसिडेंस रे विच इज ऑब्वियसली पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एज पर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर के साथ वो टकराएगी। टकराने के बाद वो कहाँ से निकलेगी? यस, फोकस में से। तो ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से निकल जाएगी। अब दूसरी जो इंसिडेंस रे होगी उसकी डायरेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो दूसरी इंसिडेंस रे होगी वो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ इस कदर टकराएगी कि टकराने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड रे एग्जैक्टली हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी। यस, इंसिडेंस रे जो सेकंड इंसिडेंस रे है वो जिस पोजीशन पे कॉनकेव मिरर के सरफेस के जिस पोजीशन से टकराती है वो टकराने के बाद उसकी जो रिफ्लेक्शन होगा तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी। तो यहाँ पे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है और एक हमारी फोकस में से निकल रही है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा। सो एट द सम पॉइंट दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट ईच अदर। कहाँ पे वी डोंट नो, बट डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इमेज की जो हमारी यहाँ पे पोजीशन होगी वो होगी इन्फिनिटी पे।
तो याद कीजिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट केस था वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे था और इमेज जो बन रही थी हमारी वो फोकस पे बन रही थी। अब यहाँ पे इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, बट इमेज जो बनेगी हमारी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो मतलब कि हमारी पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की वो फोकस पे, इमेज जो मिलेगी हमें वो इन्फिनिटी पे मिलेगी। और आप देख ही पा रहे हो कि अगर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे जाके, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो मतलब इमेज जो मिलेगी वो रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो इमेज मिलने वाली है वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और इमेज मिलेगी वो हाईली एनलार्ज मिलेगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज की जो साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी। ये था हमारे 5 केसेस यहाँ पे। अब हम लोग 6 केस पे जा रहे हैं। तो अब अगेन आप गेस कर सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से इमेज हमें बन रही है। यहाँ पे धीरे धीरे इमेज बड़ी होती जा रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो पोल की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब हमारा नया केस जो होगा, लास्ट केस, वो होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, और ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी जो कि पोल और फोकस के बीच में है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक इंसिडेंस रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराने के बाद हमारे फोकस में से निकल जाएगी, और दूसरी हमारी इंसिडेंस रे जो होगी उसकी जिस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई गई है, तो उस डायरेक्शन में इस पॉइंट के साथ, मतलब कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उस पॉइंट के साथ टकराएगी, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल जाएगी। मतलब सेम पोजीशन बनेगा, सेम चीज बनेगी जैसे कि इसके पहले के केस में देखा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो अलग है, लास्ट केस में 6 केस में हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में होने की वजह से ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जैसे जैसे वो रिफ्लेक्टेड रे आगे जाएगी वैसे वैसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की तरफ, ये कोई चांस ही नहीं है कि इमेज फॉर्म हो। तो फिर क्या होगा? तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो मिरर के पीछे की तरफ अपने आप को मिलने की कोशिश करेगी। द बोथ द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्राई टू अपीयर एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, एंड एट द बैक साइड ऑफ द मिरर दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट ईच अदर। और वो जहां पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमें इमेज मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे इमेज जो मिलती है इस केस में वो हमें मिरर के पीछे की तरफ मिलती है। तो आगे के 5 केस के मुकाबले दिस केस इज डिफरेंट। इन दिस केस वी गेट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है हमारे रिफ्लेक्टेड रेस का, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज जो मिलेगी हमें वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। जब भी हमें कोई भी इमेज यानी इंटरसेक्शन जो भी होगा रिफ्लेक्टेड रेस का, वो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा तो इमेज जो भी मिलती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलती है। तो यहाँ पे भी जो इमेज मिलेगी हमें A डैश और B डैश, वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। तो मतलब कि यहाँ पे ये लास्ट केस ऐसा है जहाँ पे आपको इमेज जो मिलेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी, और इमेज की साइज जो होगी वो भी एनलार्ज होगी। उसके ऑब्जेक्ट के मुकाबले इसकी इमेज की जो साइज होगी वो एनलार्ज होगी। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, द इमेज ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर या तो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द नेचर ऑफ द इमेज इज ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज विल बी एनलार्ज। तो यहाँ पे 6 में से 5 केस में इमेज जो मिलती है आपको वो रियल और इन्वर्टेड ही मिलती है। ओनली 1 केस इज देयर वेयर यू आर गेटिंग द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे शुरुआत करनी है आपको आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन से जो इन्फिनिटी से शुरू होती है, और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको पोल की तरफ लेके जाना है।
और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल की तरफ लेके जाते हो, आपकी इमेज की साइज जो होती है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। इस तरीके से आप इस टॉपिक को याद रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़रूर मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।